हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जोरदार तरीके से चल रही होगी। चलिए जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। आज जो है हम इस सेशन को संविधान के आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हमने संविधान की 6 क्लासें पढ़ ली हैं। और आज जो है हम इसकी बहुत शानदार तरीके से इसकी 7वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और इस वीडियो की लिंक को सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या आप लोग तैयार हैं? अरे बोलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? यस या नो? जल्दी से जुड़ जाइए आप सब लोग, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अभी तक जो है हमने संविधान की 6 क्लासें पढ़ ली हैं। कितनी पढ़ ली थी? 6 क्लासें पढ़ ली थी। और हमने लास्ट क्लास में देखा था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। किसके बारे में देखा था? अरे बोलो, किसके बारे में पढ़ा था हमने? तो हमने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें हमने देखा था कि इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और इसमें क्या विशेष था? तो हमने देखा था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और आपको प्रांतों में अस्थायी सरकार या द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। फिर उसी में आया था आपका क्या, कि अगर आपसे पूछा गया है कि द्वैध शासन का की जांच करने के लिए किसको भेजा गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की जांच करने के लिए किसे भेजा गया था, तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर मोडीमैन। फिर और क्या था उसमें? तो उसी में हमने पढ़ा था कि प्रथम जो निर्वाचक मंडल था उसका विस्तार किया गया। यानी आपके जो थे कौन कौन, आपके सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और फिर उसी में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने पढ़ा था कि प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। फिर और क्या दिया गया उसी में? तो उसी में आपको याद रखना, उसी में प्रावधान आया था आपका कि यूपीएससी यानी आपके केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। फिर और क्या आया? तो याद रखना, उसी में आया था कि जो भारत परिषद के सदस्य थे, किसके सदस्य थे? जो भारत परिषद के सदस्य थे, उनकी संख्या कम की गई। और उन्होंने उसी में प्रावधान लिख के दिया था कि अब इसकी जांच करने के लिए हम 10 वर्ष बाद एक आयोग भेजेंगे जो इसकी जांच करेगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्या है 1935? इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आप सब लोगों ने सुना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है 1935 का अधिनियम, क्योंकि आपको पता है इसे ही लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई, यानी 1935 का जो अधिनियम है, इसकी रूपरेखा कहां तैयार हुई, इसकी पृष्ठभूमि कहां तैयार हुई। तो आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं पहले इसकी पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुई। तो देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम है आपका, इसकी जो पृष्ठभूमि है, क्या है आपकी, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो आपकी तैयार हुई थी 1935 में। सॉरी, इसकी 1935 के जो अधिनियम है, इसकी पृष्ठभूमि कब तैयार हुई आपकी? 1919 में। कहां पर हुई आपकी? इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई कहां पर आपकी? 1919 का अधिनियम। क्या हुआ उन्होंने कि जो 1919 के अधिनियम में कहा था कि हम इसकी जांच करने के लिए एक 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग भेजेंगे, यानी इसकी समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए? तो आप बताएंगे 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, है ना। इसकी जो समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद इसकी क्या की जाएगी? आपकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि 10 वर्ष बाद तो समीक्षा होगी, लेकिन आपको पता 1919 का अधिनियम आया, वही घटना घटित हो जाती है आपकी जलियांवाला हत्याकांड। कौन सी घटना घटित होती है? जलियांवाला हत्याकांड की घटना घटित होती है। और यहीं पर आपको पता है गांधी जी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। क्या चलाया गया आपका? असहयोग आंदोलन चला आपका। ठीक है ना। धीरे धीरे आपको पता है विरोध प्रदर्शन होने लगा था। ठीक है। उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन होने के बाद जो आयोग 10 वर्ष बाद आने वाला था वो पहले ही आ गया। और पहले कब आया? तो इसकी जो 10 वर्ष बाद जो आयोग आने वाला था ये तैयार हो गया आपका 1927 में। वैसे आपको पता 1929 में आना था। कब आना था?
अगर 1919 में 10 जोड़ेंगे तो 1929 हो जाएंगे आपके, लेकिन वो वर्ष पहले ही आ गया। और कब तैयार हो गया आपका, तो इसकी याद रखना कि जो आपका 10 वर्ष बाद जो आयोग समीक्षा करने वाला था वो आपका बनकर तैयार हो गया था, वो कब आ गया आपका, तो आप बताएंगे नवंबर 1927। कब आ गया आपका, नवंबर 1927, ठीक है ना, जिसको क्या नाम दिया गया, तो तैयार हो गया था जिसका नाम था आपका साइमन कमीशन। किस नाम से जाना गया इसको, साइमन कमीशन के नाम से इसको जाना गया, ठीक है ना। तो देखिए जब साइमन कमीशन का कब बना, कब चला आपका, 1927 में वहां से चला, ठीक है ना। 1927 में जब वहां से चला तो भारत भी आएगा आपका। तो जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन कब बना आपका, 1927। 1927 में बनने के बाद अब ये चलेगा यहाँ से, जब ये यहाँ से चलता है तो ये भारत पहुंचता है 1928 में। यानी भारत कब पहुंचा आपका, यानी साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत पहुंचा, यानी भारत कब पहुंचा है, तो आप बात करेंगे जो साइमन कमीशन भारत है वो कब पहुंचा आपका, तो आप बताएंगे 1928 में। कब पहुंचा आपका, 1928 में। और अगर 1928 में पूछा जाए तो कौन से महीने में पहुंचा था, तो आप बताएंगे फरवरी 1928। तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका विरोध किया गया। विरोध जब हुआ तो उन्होंने नारे लगाने चालू कर दिए, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हम तो इसकी जांच करने वाले, क्या इसमें कमी थी, है ना। तो आपको पता है तभी नेहरू जी ने जो है अपनी, किसने, नेहरू जी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि भारत में किन किन चीजों की मूलभूत आवश्यकता है। तो याद रखना साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928। कब आया आपका, 1928 में आया था। और याद रखना इस समय जो हमारे भारत सचिव थे, वो आपको याद रखना जब साइमन कमीशन भारत आया था, इस समय भारत सचिव, किसकी बात चल रही है आपकी, जो ब्रिटेन में बैठे हुए भारत की तरफ से, यानी उस समय जो थे भारत सचिव कौन थे हमारे, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय भारत सचिव कौन थे, तो आप बताओगे लॉर्ड बिकिन हेडे। कौन है आपके, तो नाम बताएंगे आप, लॉर्ड बिकिन हेडे। जो लॉर्ड बिकिन हेडे हैं ये कौन है, ये भारत सचिव हैं। अब जब भारत सचिव है ना, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, विरोध होने के बाद जो है नेहरू जी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी इनको क्या कह दी, अपनी रिपोर्ट दे दी कि आप अपनी रिपोर्ट तैयार मत करो, हमने पहले से ही रिपोर्ट तैयार करके रखी है ना। तो याद रखना आपको, तो साइमन कमीशन को कब, 1928 में, कब 1928 में दी गई क्या आपकी नेहरू रिपोर्ट, क्या दी गई, अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब एक और चीज याद रखना, जब इन्होंने तो अपनी नेहरू रिपोर्ट दी तो जो साइमन कमीशन था, क्या था आपका, साइमन कमीशन ने उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, पढ़ने के बाद जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की तो आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो आप बताएंगे 1928 में तो नेहरू रिपोर्ट आई है। क्या आई है आपकी, 1928 में कौन सी रिपोर्ट आई आपकी, नेहरू रिपोर्ट आई। तो आप बताएंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, उसके बाद जो है 1930 में, कब, 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। तो याद रखना आप, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई है, 1930। 1930 में क्या हुआ आपका, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, साइमन कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की। अब देखिए साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करके लेकर जाता है कहां पर, ब्रिटेन। कहां लेकर जाता है अपनी रिपोर्ट, ब्रिटेन लेकर जाता है, और वहां जो है भारत सचिव के सम्मुख अपनी रिपोर्ट रखता है। रिपोर्ट रखने के बाद पता पड़ता है कि भारतीयों की मांग क्या है, क्या क्या वो चाहते हैं। तो याद रखना जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की तो उसी के आधार पर, किसके आधार पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही
आपके गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटेन की सरकार से मिलना चाहते और अपने प्रस्ताव खुद ही रखना चाहते। इतना आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या था, यानी नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा, तो उन्होंने अपनी मांगे रखी, मांगे रखने के साथ साथ कहा हम भी तो देखना चाहेंगे भारतीय सरकार चलाती कैसे है ना, कैसे अपना काम करती है और हम अपने प्रस्ताव स्वयं रखेंगे। इसीलिए जो है वहां लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां पर भारतीयों को वहीं पर बुलाया गया। याद रखना आपको। अब आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही किसका गठन हुआ, आपका गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, है ना। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? तो आप बताएंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही क्या हुआ, आपका गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो आप लिख लेना इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही क्या हुआ, आपका गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। अब जब गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है तो आपको यह भी याद रखना है कि गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था। तो ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके कहां पर, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए, तो आप बताएंगे ये जो गोलमेज सम्मेलन है जिसको राउंड टेबल के नाम से जानते हैं, वो कहां पर हुए, आपके लंदन में हुए। अब जब लंदन में हुए हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो आप लिखना मेरे प्यारे साथियों, हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपके जो गोलमेज सम्मेलन है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कौन से हुए आपके, कितने हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कौन सा पढ़ने वाले हैं अपन, तो आप हेडिंग डालिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो हुआ आपका कब, 1930 में। तो याद रखना आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, आपका 1930 में ही हुआ। अब क्या हुआ इसमें, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आपके कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग गया। तो आपको पता जब कांग्रेस ही नहीं, आधे लोग गए तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर क्या हुआ आपका, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब, आपका 1930 में। गोलमेज सम्मेलन होने के बाद आपका होता है कराची अधिवेशन। याद रखना प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ही हुआ आपका कौन सा, तो आप बताओगे कराची अधिवेशन। तो याद रखना प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या हुआ आपका, तो आपको याद रखना कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में क्या हुआ, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ आपका क्या, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन हुआ। तो कराची अधिवेशन में क्या था, तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना कराची अधिवेशन में जो है आपके कांग्रेस द्वारा आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। इसमें क्या हुआ आपका, तो कांग्रेस द्वारा आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार किया। ठीक है ना, क्योंकि हम पहले ये तो तैयार कर ले, हमें वहां पर और पूछना क्या क्या है। जब कराची अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। याद रखना आपको, अगर पूछ लिया जाए कि बताइए मौलिक अधिकारों का प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था, तो कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था आपका, तो आप बताएंगे मार्च 1931। कब हुआ आपका, तो आप बताएंगे मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ, है ना, जिसमें कांग्रेस ने आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार किया। उसी में मौलिक अधिकार, क्या आपके मौलिक अधिकार का प्रारूप प्रस्तुत किया। याद रखना आपको मौलिक अधिकार का क्या हुआ, प्रारूप प्रस्तुत किया गया। और क्या हुआ, और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज, क्या आपका पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए पूर्ण स्वराज की परिभाषा कहां से मिली, तो आप बताओगे कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन 1931 से हमें इसकी जानकारी मिलती है। यानी आप कहोगे इसी में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज। क्या हुआ आपका, तो आप बताएंगे पूर्ण स्वराज
पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया? क्या किया गया आपका? तो आप बताएंगे पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया है। कब परिभाषित किया गया है? तो आप बताओगे 1931, मार्च 1931 में पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। तीन जो आपको इंपोर्टेंट याद रखना, कांग्रेस द्वारा आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार कब किया गया? मार्च 1931 कराची अधिवेशन। मौलिक अधिकारों का प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? मार्च 1931 कराची अधिवेशन। पूर्ण स्वराज को परिभाषित कब किया गया? मार्च 1931 कराची अधिवेशन। ठीक है, जब इतनी सारी आपके चीजें स्वीकार कर ली जाती हैं, फिर जो है अब रिपोर्ट जाती है आपकी कहां पर कि अब हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार हैं। तो आप अब हेडिंग डाल लीजिए, अब होगा आपका कौन सा सम्मेलन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा होगा आपका? अरे बोलो यस या नो, यहां तक समझ में आया? अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर हुआ आपको कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, अब आपको याद रखना कि कब हुआ था। देखिए 1930 के बाद 31 आती है, तो हेडिंग डाल लेना 1931 को आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब हुआ आपका? 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। किसने भाग लिया? तो आप याद रखना, जिसमें जो है कांग्रेस ने भाग लिया, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। किसने भाग लिया है? कांग्रेस ने भाग लिया। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कांग्रेस मतलब कौन? तो मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस का मतलब है गांधी जी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आप बताएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। अब क्या होता है? कांग्रेस ने भाग लिया मतलब आप इधर भी लिख सकते हैं गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने भाग लिया। अब जब गांधी जी ने भाग लिया तो क्या हुआ? देखिए आपको पता है कि जब कहीं का नेता पहुंच जाते हैं, राजनेता पहुंचते हैं, तो एक लोगों के मन में एक विचार आता है कि बहुत ठाट बाट से आएंगे, कोट मोट पहन कर आएंगे, है ना। तो ऐसे ही जब पता पड़ा वहां के लोगों को कि गांधी जी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं आपके? गांधी जी। क्योंकि आपको पता भारत के जितने भी दल थे, कांग्रेस हुआ, मुस्लिम लीग हुआ, सब गांधी जी की बात को मानते थे। तो यही कारण हुआ जब गांधी जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई उनके मन में विचार था गांधी जी आएंगे, बढ़िया सूट बूट पहन कर आएंगे, है ना। जब उन्होंने देखा गांधी जी जो सादा सिंपल धोती में पहनकर पहुंचे यहाँ पे, है ना, तो जब ऐसा देखकर उनके मन में विचार आया कि देखो कितना बड़ा व्यक्ति होते हुए भी इतना सहज रहता है, यानी हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमें ये जानकारी मिलती है ना। क्योंकि कपड़ों से अहमियत नहीं होती है, अहमियत जो है व्यक्ति के विचारों से होती है। फिर क्या हुआ? जब गांधी जी आपके पहुंचते हैं तो गांधी जी के पहुंचने के बाद उन्होंने जो है गांधी जी को एक अवार्ड से सम्मानित कर दिया, जिसका नाम था मैकडोनाल्ड अवार्ड। क्या नाम था आपका? अरे बोलो यस या नो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अवार्ड का नाम बोलिए आप, क्या नाम था उसका? मैकडोनाल्ड अवार्ड से सम्मानित कर दिया। याद रखिए आप, कौन सा अवार्ड दिया गया आपका? तो गांधी जी को मैकडोनाल्ड। याद रखना है गांधी जी को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो गांधी जी को जो है वो मैकडोनाल्ड अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? तो आप लिख लेना 16 अगस्त 1932। कब दिया गया आपका? तो मैकडोनाल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब आपका? 16 अगस्त 1932 को। कब दिया गया? 16 अगस्त 1932 को इनको एक पुरस्कार दे दिया उन्होंने, है ना। 16 अगस्त 1932 को ये पुरस्कार दिया गया। और जब पुरस्कार दिया गया तो गांधी जी इस पुरस्कार से संतुष्ट नहीं हुए। याद रखना,
गांधी जी जो थे इस पुरस्कार से संतुष्ट नहीं थे। फिर जब इनको पुरस्कार दिया गया तो आपको पता है इनके साथ में और भी लोग गए थे। इनके साथ में गए थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर जी। कौन गए थे आपके? भीमराव अंबेडकर जी गए। उन्होंने देखा कि गांधी जी को पुरस्कार दिया गया है और उनको बुरा लग गया। क्या लग गया? बुरा लग गया। और बुरा लगने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम कहाँ हैं, हमारी वैल्यू कहाँ है। आपको पता है मुस्लिम लीग गई, मोहम्मद अली जिन्ना गए तो उनका सम्मान हुआ, गांधी जी गए, गांधी जी का सम्मान हुआ। हम कहाँ हैं, हमारा तो कहीं वैल्यू नहीं। इसलिए क्या हुआ कि जो आपके भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने उन्होंने जो है अनशन जारी कर दी, विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया। उन्होंने जो है दलितों के लिए अलग से देश की मांग करने लगे। क्या हुआ कि जो आपके भीमराव अंबेडकर जी थे वो अलग से दलितों के लिए अलग राज्य की मांग करने लगे। कहने लगे कि अब हमें भी जैसे मुस्लिम लीग जो है वो अलग पार्टी है, हम भी अपनी एक दलितों की अलग पार्टी बना लेंगे और अलग से ही देश चाहिए, अब हमें भारत में नहीं रहना। तो यही विचारधारा हुई, है ना। फिर क्या हुआ आपका कि जब गांधी जी गए उन्होंने समझाया, तो यही कारण समझौता होता है जिसका नाम है पूना पैक्ट। क्या नाम है आपका? तो आपको याद रखना मैकडोनाल्ड अवार्ड के बाद ही होता है आपका क्या, तो आप बताएंगे पूना पैक्ट। कौन सी घटना घटित हुई? इसी के बाद होती है कौन सी आपकी? पूना पैक्ट। क्या हुआ? पूना पैक्ट होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट हुआ था आपका 1932। तो आप लिख दीजिए सितंबर 1932। कब हुआ आपका? तो आप बताएंगे सितंबर यानी सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, किस किस के मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट जो है वो आपके भीमराव अंबेडकर, है ना, गांधी जी गांधी जी गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। ठीक है। अब जब पूना पैक्ट हुआ आपका, किस किस के मध्य हुआ? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य होता है। उसमें क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भी इधर से ही आपकी शुरुआत होती है। तो उन्होंने दलितों के लिए, किसके लिए? दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की मांग की। हाँ, मैं अगर इसमें डिसीजन निकला कि हम अलग से देश नहीं चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको प्रायोरिटी सबसे पहले उनको ही देनी पड़ेगी। यही कारण है कि आज भी आप देखते हैं कि आपके भारत में आरक्षण व्यवस्था जो है पहले से ही चली आई है और संविधान में भी स्पेशल रूप से उसको लिखा गया 5वीं अनुसूची में कि SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था रहेगी और उनको दिलाने वाले हैं जिनका नाम क्या, आपके भीमराव अंबेडकर। अब जो क्या हुआ, जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया, पूना पैक्ट हो गया, अब भीमराव अंबेडकर जी भी तैयार हो गए हैं। तो अब गांधी जी कहते हैं अब सुनो, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे। अब कौन जाएगा लंदन? अब तुम ही जाओ। तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है, कौन सा होता है आपका? बोलो मेरे प्यारे साथी, कौन सा सम्मेलन की बात कर रहे हैं हम? अब जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें जो है आपके, इसमें गांधी जी नहीं जाते हैं। तीसरे गोलमेज सम्मेलन, हेडिंग डाल लीजिए आप, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हो रहा है अब आपका? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब आपसे पूछा जाएगा कब हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो डेट भी लिख लेना 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ आपका? 1932 में ही हुआ, है ना। जिसमें क्या हुआ आपका, तो आप लिख लीजिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया, यानी आपके गांधी जी नहीं गए, गांधी जी नहीं गए, गांधी जी नहीं गए तो कौन गए आपके? तो आप लिख लेना भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया, तो आप बताएंगे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। क्या तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे? तो गांधी जी आपके तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। अब देखिए और क्या हुआ
जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, भीमराव अम्बेडकर जी गए, तो निर्णय निकलता है। निर्णय निकलने के बाद अब देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, उनकी रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट के आधार पर 1933 में कब, अब हम इसको ही आगे बढ़ाते हैं कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, कब, तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन है उसके बाद क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट तैयार हुई। क्या होती है आपकी रिपोर्ट तैयार हुई, याद रखना आपको, क्या हुई, रिपोर्ट तैयार हुई। ठीक है ना, तो आप लिख लेना क्या हुई, रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार हुई। कब, 1933 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद रिपोर्ट तैयार हुई और रिपोर्ट आई 1933 में, जिसका नाम था, जिसको जो नाम था उसको जाना जाता है श्वेत पत्र के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, आपके श्वेत पत्र के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम दिया गया इसको, तो आप बताएंगे श्वेत पत्र के नाम से इसको जाना जाता है। अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए श्वेत पत्र की समीक्षा किसने की, तो आप बताएंगे जो श्वेत पत्र है, श्वेत पत्र की समीक्षा के लिए, श्वेत पत्र की इस रिपोर्ट तैयार हुई, इसकी जो समीक्षा है, श्वेत पत्र की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई। तो श्वेत पत्र की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था, नाम लिख लीजिए, जिसका नाम था संयुक्त प्रवर समिति। कौन थी आपकी, तो इसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनी जिसका नाम था संयुक्त प्रवर समिति। क्या नाम था, संयुक्त प्रवर समिति थी। ठीक है, इसने जो है वहां के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत किया, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी जैसे हमारे वर्तमान भारत में है ना लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे उधर भी दो सदन थे, वहां पर उन्होंने इसको प्रस्तुत किया, है ना। अब जब प्रस्तुत किया तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत करने वाले कौन थे, यानी संयुक्त प्रवर समिति के जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखना इनका नाम क्या है आपका, तो आप नाम बताएंगे, नाम लिख लीजिए आप, लॉर्ड लिनलिथगो के नाम से इनको जाना जाता है। अब जब संयुक्त प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो कहां पर प्रस्तुत की, आप बताओगे, वहां आपके जो थे, ऐसे आप लिख सकते हैं, इन्होंने जो रिपोर्ट है कहां पर प्रस्तुत की थी, तो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की लंदन में, लंदन की संसद में, लंदन की संसद में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने जो निर्णय सुनाया, है ना, अब लंदन की संसद ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की, है ना। रिपोर्ट इन्होंने जब जारी की है तो लंदन की संसद ने रिपोर्ट कब जारी की, तो आप बताओ 1934 में। कब जारी की रिपोर्ट, 1934 में, है ना, जिसको आप कहते हैं ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया, ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया, तो उसी के आधार पर, है ना, लंदन की संसद में, या जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया, और इसी के आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर, लिख लेना आप, इसी रिपोर्ट के आधार पर आया आपका क्या, भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम। इसी के आधार पर क्या आया आपका, भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए, अब ये जो इतनी सारी रूपरेखा है, ऐसे कोई भी चीज नहीं आती, कहीं ना कहीं से उसके संकेत मिलते हैं हमें। तो यहाँ आपको याद रखना, इसकी के आधार पर क्या है आपका, भारत शासन अधिनियम आया है। किसके आधार पर आया है, तो आपको लंदन की संसद ने रिपोर्ट दिया, आपको लंदन की संसद ने रिपोर्ट दी है ना। उसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे आपके, है ना, उनका नाम था लॉर्ड
लेनलेथ को। लॉर्ड लेनलेथ को किस समिति के अध्यक्ष थे? संयुक्त प्रवर समिति के थे। संयुक्त प्रवर समिति क्यों बनाई गई थी? तो आपके श्वेत पत्र की जांच करने के लिए। श्वेत पत्र की समीक्षा कब की गई आपकी? 1933 में, है ना। और जो श्वेत पत्र किसकी रिपोर्ट थी आपकी? तो आप बताएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। फिर इसके पहले हुआ था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस से गांधी जी ने भाग लिया था, है ना। और गांधी जी को जो है मैकडोनाल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसके आधार पर ही आपका हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ। फिर इसके पहले जो हुआ था आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें आपको पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसपे कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार किया, मौलिक अधिकारों का प्रारूप को भी प्रस्तुत किया गया इसी में, और पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ आपको 1930 में। और गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ आपके? तो गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ आपके? लंदन में हुए। कहाँ पर हुए आपके? लंदन में होते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब आप सब लोग मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग आप हेडिंग डालिए भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए आप भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम। कौन सा है आपका? तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में ही अब हम चर्चा करने वाले हैं। क्या था इसमें, क्या लेकर आए, क्या आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष निकला? तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रावधान आए, किन किन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम जो है सबसे प्रथम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? तो आप हेडिंग डालेंगे अखिल भारतीय संघ, है ना। क्या प्रावधान आया? तो आप बताओगे किसकी व्यवस्था आई? अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ। तो इन्होंने क्या कहा कि हम जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। अब उसमें अखिल भारतीय संघ में क्या था आपका? उसी में ब्रिटिश प्रांत थे, कमिश्नरियां भी थी और देश रियासत भी थी। देखो अंग्रेजों का कोई मकसद नहीं था कि वो भारत को स्वतंत्र करे या भारत के लोगों को कुछ ज्यादा छूट दें, लेकिन क्या हुआ, विरोध बढ़ रहा है तो उनको कुछ ना कुछ तो छूटें देनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने बात की किसकी? अखिल भारतीय संघ की बात की, ठीक है। लेकिन अखिल भारतीय संघ में कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी? तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, अखिल भारतीय संघ में उन्होंने बात की तो सबसे पहले इसी में थे आपके ब्रिटिश प्रांत। कौन थे आपके? ब्रिटिश प्रांत थे, है ना। इसी में थी आपकी क्या? इसी में कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र, और इसी में थी आपकी देशी रियासतें। क्या थी आपकी? देशी रियासतें। तीनों जो थी उन्होंने क्या कहा कि जो हम भारतीय संघ बनाएंगे उसमें दो चीजों को मिला देंगे, यानी जो आपके ब्रिटिश प्रांत हैं 11, कितने थे? 11, और कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे आपके? उनकी संख्या थी 6। दोनों को तो हम मिला देंगे, यानी कि अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। दोनों जो है वो कैसे होंगे आपके? अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। कैसे होंगे आपके? अनिवार्य रूप से। ये तो शामिल होंगे ही होंगे आपके भारतीय संघ में। लेकिन जो है उन्होंने देखिए जो देशी रियासतें थी क्या थी आपकी? लगभग उस समय 600 के बराबर थी देशी रियासतें। इनको जो है उन्होंने कह दिया ये हमारे उससे नहीं चलेंगी, ये अपने आप में स्वेच्छा से शामिल होंगे, मतलब ये स्वतंत्र थी। अब जब स्वतंत्र थी तो उन्होंने कह दिया ये स्वेच्छा से शामिल होंगे, कि उन्हें भारतीय संघ में शामिल होना है या नहीं होना है। तो आपको इससे अंग्रेजों का मकसद पता पड़ता है कि उन्होंने वो चाहते तो इनको भी कह सकते थे कि आपको भी भारतीय संघ में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि राजा महाराजा किसी के गुलाम थोड़ी ना होना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये स्वेच्छा से शामिल होंगे। यही कारण क्या हुआ कि जी आपकी देशी रियासतें जो थी वो भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई, जिसके कारण जो है भारत अखिल भारतीय संघ की स्थापना आपकी नहीं हो पाई। तो याद रखना इन्हीं के कारण जो है भारत में अखिल भारतीय संघ
अखिल भारतीय संघ स्थापित नहीं हो पाया। भारत में क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ स्थापित आपका नहीं हो पाया। फिर दूसरा क्या था आपका? तो दूसरा जो था, दूसरी हेडिंग डाल लीजिए आप, यही प्रावधान आया आपका किसका, कि जो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। क्या हुआ आपका? दूसरा प्रावधान आया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे 1935 में की गई। जबकि आपको पता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई आपकी, तो 1919 में की गई थी। अब हम बात कहेंगे जब द्वैध शासन की स्थापना हुई है तो दो ही चीजें फिर इसमें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो इसमें रखे गए थे आरक्षित विषय। कौन से थे? आरक्षित विषय थे। और दूसरे कौन से थे आपके? हस्तांतरित थे, है ना। आरक्षित विषय में क्या क्या रखे गए आपके? तो इसमें जो विषय थे आरक्षित विषय, और ये कौन से विषय हैं आपके? हस्तांतरित विषय हैं। तो जो आरक्षित विषय रखे गए थे इनमें जो है उन्होंने बात की कि हमारे पास रहेगी कौन कौन से? रक्षा, राजस्व, जो मुख्य विषय थे आप, रक्षा राजस्व हो गए, है ना। धर्म, जनजाति, विधि से संबंधित इनके पास रहे आपके। धर्म, जनजाति, विधि मतलब कानून भी हम ही बनाएंगे, है ना। तो ये सारे जो मुख्य विषय थे वो किसके पास रहे? एक अलग भागों में बांट दिए, जो गवर्नर जनरल या उस समय वायसराय थे उनके पास रहेंगे आपके। हस्तांतरित विषय जो थे वो अन्य सभी को दिए गए। हस्तांतरित विषय किसको दिए गए आपके? अन्य सभी को दिए गए। इसमें अन्य सभी जो इनको छोड़कर आते वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। और क्या प्रावधान आया? तो तीसरा जो प्रावधान आया आपका उसका नाम लिख लीजिए। तीसरा जो प्रावधान था उसका नाम है आपका, तो आप कहोगे प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। तो याद रखना कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया है, तो आप बताएंगे 1935 में। लेकिन स्थापित कब हुआ था, तो आपको याद रखना स्थापित हुआ था आपका 1919 में। और क्या हुआ? तो जो प्रांतीय विषय थे हमने पढ़ लिया कौन कौन से विषय थे। अगला जो है याद रखिए आप, अब जो प्रांतीय गवर्नर थे वायसराय के अधीन ना होकर ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। ये इंपोर्टेंट याद रखना, यही प्रावधान आया आपका। इंपोर्टेंट याद रखना कि जो प्रांतीय गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर अब वायसराय के अधीन ना होकर, वायसराय के अधीन ना होकर ब्रिटिश सरकार, किसकी सरकार? तो आप बताओ ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे। ऐसा उन्होंने कहा। और क्या प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं? तो यही अगला जो व्यवस्था की गई थी आपके भारत शासन अधिनियम में, वो थी आपकी शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा आपका? तो आप बताओगे शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। जो शक्तियों का विभाजन है वो किस आधार पर होगा, तो उसके बारे में हमें याद रखना है। उन्होंने कहा कि 3 सूची बनेंगी। कितनी सूची बनेगी आपकी? 3 सूची तैयार की जाएंगी, जिसका नाम है संघ सूची, है ना। पहली कौन सी है? संघ सूची। दूसरी जो है उसका नाम रखा गया प्रांतीय सूची, और तीसरी जो है उसका नाम था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो देखिए वर्तमान जो है हमारे सूची है उसमें आपको पता है कि 3 ही सूची हैं। भारत के आपकी 7वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और उस समय इनको जाना जाता था संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता था। और क्या हुआ? संघ सूची पर जो कानून है वो संघ सरकार बनाएगी। यानी कानून कौन बनाएगा आपका? तो कानून बनाएगी आपकी कौन? संघ सरकार।
कानून कौन बनाएगा आपकी, तो संघ सरकार इन पर कानून बनाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए प्रांतीय सूची पर कानून कौन बनाएगा, तो आपकी प्रांतीय सरकार कौन बनाएगी आपकी, तो प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी। और अगर पूछा जाए कि संवर्ती सूची जो है, संवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा, तो आप बताओगे संघ सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी आपकी, संघ सरकार कानून बनाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है कि इधर ही बात आती है अवशिष्ट विषय। क्या आते हैं, अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएंगे, तो अवशिष्ट विषय पर जो कानून बनाएंगे वो थे वायसराय। क्या याद रखना है, अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएंगे, तो अवशिष्ट विषय पर कौन बनाएंगे आपके, वायसराय आपके कानून बनाएंगे। इधर तक क्लियर है कि हमने शक्तियों का विभाजन किया, 3 भागों में कर दिया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून संघ सरकार, प्रांतीय सूची पर कानून प्रांतीय सरकार, संवर्ती सूची पर कानून संघ सरकार, और अवशिष्ट विषय जो है उन पर कानून कौन बनाएंगे आपके, वायसराय बनाएंगे। अब इसी के साथ साथ और क्या परिवर्तन आए, तो उन्होंने कह दिया कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इंपोर्टेंट तरीके से लिख लीजिए, क्या हुआ आपका, उन्होंने कहा कि हम एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। इसकी व्यवस्था हुई आपकी, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। और इसके तहत ही आपको पता है दिल्ली में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। कहां पर की जाएगी, दिल्ली में की जाएगी। जब संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की जाएगी तो इसके जो है एक मुख्य न्यायाधीश, संघीय न्यायालय में क्या होगा आपका, इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और क्या होगा आपका, एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश होंगे। और क्या होंगे आपके, 6 अन्य न्यायाधीश। अब आपको याद रखना कि जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम क्या था, तो जो पहले न्यायाधीश बने थे उनका नाम है सर मॉरिस ग्वेर। क्या नाम है इनका, सर मॉरिस ग्वेर के नाम से इनको जाना जाता है। और क्या हुआ, तो इसके अंतर्गत ही याद रखना, आपको याद रखना बहुत इंपोर्टेंट तरीके से याद रखना है, भारत परिषद को समाप्त किया गया। भारत परिषद को कैसा किया गया, समाप्त किया गया। भारत परिषद को समाप्त कब किया गया है, तो आप बताएंगे 1935 में समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया आपका, 1935 में इसको समाप्त किया गया है। और क्या हुआ, एससी यानी आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई। इसी में याद रखना क्या हुआ आपका, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। और उसमें क्या हुआ, तो दलित समुदायों को सीटें रिजर्व की गई। यानी यहीं से याद रखना किसके लिए, तो जो दलित हैं उनके लिए रिजर्व सीटें की गई, यानी दलितों के लिए, दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई। याद आपको रखना है कि दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब की गई, तो 1935 में की गई थी। और यहीं तक प्रावधान समाप्त नहीं होते हैं, और इसी के तहत अगला जो प्रावधान आया इसी में, उन्होंने कहा कि हम एक आरबीआई की भी स्थापना करेंगे। इसी में आया था आपका आरबीआई की, आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान भी इसी के तहत आया। और क्या हुआ, और इन्होंने कहा कि बर्मा को जो है भारत से अलग किया जाएगा। बर्मा बोले तो म्यांमार, इसका आधुनिक नाम क्या है, म्यांमार। आप लिखना बर्मा, ब्रैकेट में लिख लेना आप म्यांमार को भारत से
अलग किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है कि म्यांमार को भारत से अलग कब किया जाएगा। तो इसका प्रावधान आया आपको 1935 में, जिसके तहत 1937 में म्यांमार भारत से अलग हो जाता है। और याद रखना इसी में क्या कहा गया कि महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी में क्या हुआ आपका, तो आपको याद रखना है कि महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार दिया गया था 1919 में, अब उनके लिए कुछ सीटें भी रिजर्व कर दी गई 1935 में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था कब की गई, तो आप बताएंगे 1935 में। कब हुई व्यवस्था आपकी, 1935 में। और 10% लोगों को केवल वोट देने का अधिकार मिला। इसमें कितने लोगों को वोट मिला है, तो आपको याद रखना है कि केवल 10% लोगों को, 10% लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। दस प्रतिशत लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। तो इतने सारे जो प्रावधान थे वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 में आए। अब जो है यहाँ तक आपको आशा है कि क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, और पढ़ेंगे हम माउंटबेटन योजना के बारे में। फिर हम देखेंगे कौन कौन से कारण थे कि भारत से जो है आपका पाकिस्तान अलग होता है, और भारत से पाकिस्तान अलग कब हुआ। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस क्लास की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, है ना, और अपने जो भाई बहन है उनको भी पढ़ने के लिए जागरूक करें, क्योंकि आपको पता है आज के इस दौर में शिक्षा से बड़ी किसी चीज में ताकत नहीं है। और आपको पता है कि समय बदल रहा है, लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो इससे ही मतलब नहीं है कि नौकरी से, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।